शासन, सब लोग पेज खोल लीजिए। स्थानीय स्वशासन, देखिए नाम से क्लियर है। स्थानीय मतलब जो जहाँ की जनता है उसका स्वशासन, उसका खुद का शासन क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। और इसको हम दूसरी भाषा में पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। चूँकि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है वह पंचायती राज व्यवस्था और नगर पंचायत या नगर निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वशासन किया जाता है। अगर प्राचीन इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जो कल्पना है वो दक्षिण भारत के चोल वंश में दिखेगा। ठीक है, चोल जो थे वो दक्षिण भारत के एक वंश थे जो कि शासन केरल के आसपास में, आंध्र प्रदेश के आसपास में किया करते थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। उनका जो विशेषता था वो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है और साथ साथ नौसेना के लिए वो प्रमुख थे। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में या स्थानीय स्वशासन भारत में कहाँ से शुरुआत माना जाता है? तो चोल काल से ही माना जाता है। जो चोल लोग थे दक्षिण भारत में शासन करते थे तो वो लोग स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही शासन करते थे। ठीक है, आगे दक्षिण भारत जब चैप्टर होगा इतिहास में तब उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन बिहार स्तर में किस प्रकार से हो रहा है और भारत स्तर पे किस प्रकार से हुआ। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, गांव एवं जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यानी जो गांव में मुखिया के द्वारा, सरपंच के माध्यम से जो शासन किया जाता है वही क्या है? एक प्रकार से क्या है? पंचायती स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था। और जो नगर पंचायत है, जैसे तेघरा भी आपका नगर पंचायत है, तो यहाँ भी स्थानीय वार्ड परिषद होगा, वार्ड मेंबर होते हैं, मेयर होता है, उसके माध्यम से शासन किया जाता है। तो नगर पालिका और पंचायती, गांव स्तर पे पंचायत और नगर स्तर पे नगर पालिका, ये दोनों स्थानीय स्वशासन के ही पार्ट होते हैं। अब देखिए लिखा है, इससे आशा ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिसमें वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके। आपका स्थानीय समस्या क्या हो सकता है? जैसे पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, अगर खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है बच्चों के लिए तो उसकी समस्या। तो ये सब स्थानीय स्तर पे सॉल्व किया जा सकता है और वह पंचायती या नगर पालिका के माध्यम से। जैसे कचरा ज़्यादा हो गया तो उसके साफ सफाई का काम नगर पालिका का रहता है, तो वो अपने स्थानीय स्तर पे उसको साफ सुथरा करवाते रहती है। डीडीटी का छिड़काव कराती रहती है। मच्छर मलेरिया का जो है ये सब प्रकोप बढ़ता है अगर किसी नगर में, तो उसके लिए समय समय पे छिड़काव होता है। केमिकल्स है, रसायन है, मच्छर मक्खी या जो भी खतरनाक है उसे नहीं आता है। जैसे डिटॉल का छिड़काव करते हो, फिनॉल का छिड़काव करते हो, तो ये सब अपना स्थानीय स्वशासन के जो लोग होते हैं जो शासन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी वार्ड स्तर पे सबको एक एक बाल्टी दिया गया कचरा रखने, दो, एक सूखा कचरा रखने के लिए, एक गीला कचरा रखने के लिए। भले वो आप लोग को मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उसका फंड सरकार की तरफ से ले लिया गया। और भी बहुत सारे, जैसे लाइट की व्यवस्था किया गया, जगह जगह पोल दे करके स्ट्रीट लाइट जो है सब जगह होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की गई। जगह जगह देखे होंगे अभी स्टील में नाम प्लेट लिख करके सभी स्कूल का कोई सामुदायिक भवन है या सब जगह लगाया गया। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में मुश्किल से 1 से 2 महीना भी वो सब चीज़ नहीं रहता है, सुंदरता का चीज़ हम लोग तोड़ फोड़ करके, हम लोग क्या यहाँ की जनता जो है उपद्रवी लोग सब तोड़ फोड़ के हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपने जो शासन है उसी को भंग करते हैं। जो हमारा जो ढंग से जो
समस्या है उसको दूर करने के बजाय हम लोग समस्या और बढ़ा लेते हैं। तो यही सब समस्याओं का निराकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन संविधान में आया है, और इसकी शुरुआत गांधी जी का सपना के माध्यम से हुआ। गांधी जी का ही ड्रीम था। वो कभी नहीं चाहते थे कि केंद्र स्तर पे शासन, वो चाहते थे कि गांव स्तर पे ही शासन। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से गांव स्तर पे का शासन बहुत मुश्किल काम था, इसलिए शुरुआत में तो पंचायती राज व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, लेकिन आगे चल कर के पंचायती राज व्यवस्था का भी संकल्पना आपके संविधान में आया। और अभी अभी वर्तमान में आप देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत हर एक जगह लगभग पूरे भारत में हो रखी है, और सभी जगह पंचायत का चुनाव होता है, प्रॉपर 5 वर्ष पे चुनाव कराया जाता है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रित शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। अब स्थानीय शासन होगा तब तो जनप्रतिनिधि, जो लोकल गांव की जनता के जनप्रतिनिधि है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, अब कोई आप एमपी चुनते हैं तो वो एमपी तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं दिल्ली में, वो आपकी समस्या देखने नहीं आते। एमएलए है वो पटना में जाके बैठ जाता है। आपका लोकल समस्या कौन देखेगा, कौन सुनेगा, किसको आप मुँह कान फुलाइएगा? मुखिया सरपंच को कुछ होगा तो उसको पहुंच जाइएगा, डंडा लेके पहुंच जाइएगा। नहीं, अगर मुखिया सरपंच कमज़ोर है तब तो उसको आप सब दशा कर देते हैं। मजबूत है तब तो आपकी दाल नहीं गलती है तो आप जो है उसका बात सुनते हैं। लेकिन अगर कमज़ोर रहता है तो आप क्या करते हैं वो तो आप समाज में देख ही रहे हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है वो आपसे मजबूत है कि तो सरपंच की पंचायत आप खुद कर दीजिएगा। नहीं, अगर कमज़ोर सरपंच है तो सरपंच की पंचायत आप लोग खुद करते हैं। मजबूत है आर्थिक से, सामाजिक दृष्टिकोण से, तब वो आप पे आपका पंचायत कर सकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन ये तो बिहार की हम चर्चा बीच बीच में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बिहार स्पेसिफिक ही आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं, आसपास के लोगों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले हम भारत में स्थानीय स्वशासन की चर्चा करते हैं। भारत में कब आया स्थानीय स्वशासन? तो अगर जनक के रूप में देखा जाए, क्या ठंडा पिला दिया, खांसी और सब। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव किसने दिया? तो लॉर्ड रिपन ने दिया, और इसी को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब दिया? तो 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, याद रहेगा। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अब आ जाइए, महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के प्रमुख प्रतिपादक थे, और यह विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? महात्मा गांधी। नहीं, महात्मा गांधी की ही इच्छा थी कि भारत में क्या हो? स्थानीय स्वशासन, यानी जो स्थानीय लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें शासन। इनके समर्थक दो भाग में बट गए थे। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध करते थे और कुछ लोग समर्थन करते थे कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। अब समर्थक कौन कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी के द्वारा लिखा गया किताब है जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, ये भी गांधी जी के बातों से सहमत थे। तीसरा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय।
तो ये सारे जो लोग थे वो स्थानीय स्वशासन के समर्थन में थे, लेकिन कुछ लोग जो थे इसको समर्थन नहीं करते थे। और उनका भी मानना सही था। मानना ये था कि स्थानीय स्तर पे क्या होता है कि जो स्थानीय स्तर पे जो शक्तिशाली लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो हावी हो जाते हैं। ठीक है, सामंत जिसको हम कह सकते हैं, कल भी हमने चर्चा किया था, जो सामंत हैं वो स्थानीय स्तर पे हावी रहते हैं। अभी भी आप देखिएगा, जैसे अभी तेघरा में वार्डर का चुनाव होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या सामाजिक रूप से मतलब जातिगत कमज़ोर हैं, अति पिछड़ा है। अगर उनका सीट नहीं है, सामान्य है, तो उसमें वो नहीं जीत पाते। नहीं, तो वहाँ पे हावी कौन रहेगा? जिसके पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं वह शासन, स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र का ना हो करके एक सामंती व्यवस्था को जन्म दे देता है। इस बात को समझते हो कि नहीं? अगर आपके स्थानीय स्तर पे आप गौर कीजिएगा, वही लोग जीतते हैं। अगर सीट सामान्य है तो, अगर आरक्षित है तब भी वही लोग जीतते हैं जो कोई किसी के हाथ का कठपुतली है, जिस पे कोई और सपोर्ट कर रहा है आर्थिक और सामाजिक रूप से। क्या तो कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए क्या है? खतरा है। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का, जो आम जनता की शासन। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामंतों की शासन हो जाएगी, क्योंकि सामंत प्रभावशाली वर्ग है। और भीमराव अंबेडकर इस बात को अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको विद्यालय में पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको साइड में बैठाया जाता था। नहीं, वो जानते थे यह समस्या से कि किस प्रकार से जो है यहाँ का जो सामंत लोग हैं वो दलितों का, जो अति पिछड़ा है या जो आर्थिक या सामाजिक रूप से नीचे हैं, उसका किस प्रकार से शोषण कर सकते हैं। इसीलिए वो इसका समर्थन नहीं करते थे। तो विरोधी में सबसे पहला भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे, जो कि स्थानीय स्वशासन का विरोध करते थे। और वो कहते थे, अब वास्तव में अगर गौर कीजिएगा, इनका कहना गलत नहीं था। उनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी और जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। वास्तविकता भी यही है। अगर आपको स्थानीय स्वशासन में देखिए, मैक्सिमम गांव का मुखिया जो होगा वो सामंती होगा। अगर वहाँ पे सीट आरक्षण नहीं है तो जिसके पास ज़मीन है, पैसा है, दो चार को जो है नहीं, बॉडी बिल्डर आगे पीछे करता है, मुखिया का मतलब नहीं, वही बन पाता है, दूसरे को जीतने ही नहीं देगा। तो पुरुषवादी मानसिकता यहाँ पे आपकी हावी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन में ये थोड़ा सा दिक्कत था, इसीलिए भीमराव अंबेडकर इसका विरोध करते थे। अब आ जाइए संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन का जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित किया गया है। अब कहिएगा नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? डीपीएसपी। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, ठीक है, केंद्र के द्वारा राज्य को एक निर्देश दिया जाता है कि आप किस प्रकार से आप लोक कल्याणकारी कार्य कीजिए। उसी में अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉलिटी में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसमें जैसे बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम की बात की जाती है, जैसे पर्यावरण सुरक्षा की बात किया जाएगा, पेड़ पौधा, जल जीवन हरियाली मिशन देखते होंगे, या शराबबंदी कार्यक्रम अनुच्छेद 47 के तहत अभी चल रहा है। जो शराब पीते पकड़े गए उसको जेल भेज दिया जाता है। जब से शराबबंदी हुआ है तब से और घर पे पहुंच जाता है, नहीं बिहार जैसे राज्यों में तो असफल है। फिर भी सरकार अपने आप को बोली हम सफल, कुछ हद तक सफल भी है कि खुलेआम लोग जो है नौटंकी नहीं कर रहा है, नहीं तो खुलेआम नौटंकी है, ठीक है। तो देखो अब वही लोग पी रहे जिनके पास बहुत पैसा है। गरीब लोग जो है अब उतना सक्षम नहीं है, या तो ज़मीन बेच के पिएगा तो वो कितना दिन तक पिएगा, नहीं। मारपीट, घरेलू हिंसा भी कमी हुई है, इसमें नो डाउट। सामाजिक स्तर पे घरेलू हिंसा में कमी आई है जब से शराबबंदी आया है, ठीक है।
तो ये सब डीपीएसपी का पार्ट है। और इसी के तहत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है कि पंचायत में स्तर पर जो स्थानीय निकाय होगा जो स्थानीय स्वशासन करेगी। लेकिन चूंकि डीपीएसपी विधि में, कानून में अगर आप देखिएगा तो ये वाद योग नहीं होता है। यानी अगर कोई राज्य पहले चुनाव नहीं कराता था तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कोई नहीं कर सकता है कि बिहार में मुखिया सरपंच चुना जाता है और कर्नाटक में क्यों नहीं चुना जाता है, या राजस्थान में चुना जाता है तो बिहार में क्यों नहीं। यह नहीं कोई कर सकता था क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट था, अनुच्छेद 40 का पार्ट था। जिस राज्य की इच्छा होती थी वो पंचायती निकाय का चुनाव करवाता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी वो नहीं करवाता था, क्योंकि डीपीएसपी की विशेषता ही है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप दिया नीतीश कुमार, किसी साल दे दिया, साइकिल दे दिया, पोशाक दे दिया, पैसा भी दे दिया 20,000, और अगले साल कुछ नहीं दिया, तो अगले साल वाला विद्यार्थी ये नहीं कह सकता है कि हमारे सीनियर को दिए तो हमको क्यों नहीं दिए, हमको भी दीजिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस करें। चूँकि ये डीपीएसपी का पार्ट है, लोक कल्याणकारी कार्य की बात है, उसका इच्छा पे डिपेंड करेगा, मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो शुरुआत में पंचायती राज व्यवस्था भी डीपीएसपी का ही पार्ट था, अनुच्छेद 40 का ही पार्ट था। लेकिन आगे चल कर के यह व्यवस्था अब क्या हो जाएगी, कानूनी रूप से इसको 243 अनुच्छेद के तहत बना दिया जाएगा और अनिवार्य हो जाएगा। आगे चल कर के ये क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। देखिए 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंड, जो आप प्रखंड जिसको बोलते हो, 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। तो कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 को, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। पूछेगा कि सामुदायिक कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 1952 को। और 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन है और किसका है, लाल बहादुर शास्त्री को तुम लोग भूल जाते हो, यही गलत काम है। लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन, उनके इतना अच्छा प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास में आज तक नहीं हुआ, ना ही भविष्य में होगा। इतना ईमानदार थे, इतना ईमानदार कि आप सोच नहीं सकते। प्रधानमंत्री रहते वो अपना घर नहीं बना सके, कार भी एक लिए थे लोन पर, लोन ले करके किस्त में, बाद में उनकी पत्नी उस किस्त को भरी थी अपने पेंशन से। तो देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। मात्र 2 ही धोती कुर्ता था उनके पास, ये नहीं कि दिन में अगर 3 जगह जाना है तो 4 बार ड्रेसअप बदलेंगे, अब फैशन डिजाइनर रखेंगे, तरह तरह का जो है फैशन करेंगे। चलिए, तभी तो देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना हम लोग तरक्की कर रहे हैं, वो आम जनता समझ रही है, बाद बाकी कहने की आवश्यकता नहीं। फिर भी हम लोग खुश हैं, मज़े में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 1950-52 तक चरणबद्ध प्रयासों के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी आगे चल कर के संविधान में संशोधन होता है, कौन कौन सा, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। और उसके तहत क्या होगा कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। संवैधानिक रूप से स्थानीय स्वशासन अनिवार्य कर दिया जाएगा कि प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्वशासन लागू करना पड़ेगा। कब किया जाएगा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन। पूछेगा कि 73वां संविधान संशोधन क्या चीज़ से संबंधित है,
तो 73वां संबंधित है ग्राम पंचायत से और 74वां संबंधित है नगर निकाय से। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद जो है नगर से जुड़ा हुआ मामला है 74वां संविधान है। हाँ 74वां, नगर लिखा रहेगा 74वां, ग्राम लिखा रहेगा तो 73वां। इसमें कंफ्यूजन मत करना, बार बार पूछा है। अब देखिए बहुत सारी समितियां बनाई गई, ऐसे ही कोई चीज़ लागू नहीं होता है। बहुत सारा कमेटी बनता है, रिकमेंड करता है, कुछ बताता है कि कैसे करना चाहिए दूसरे देश के देख करके या अपने देश में ही कुछ। तो उसके लिए सबसे पहले जो समितियां बनी वह समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किया। 3 स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे और जिला लेवल पे। अभी कितने लेवल पे शासन होता है? 4 नाम बताओ। अनुमंडल, अनुमंडल में कौन बैठता है तुम्हारा? गांव का कोई बैठता है? अनुमंडल में किसी को चुन के भेजो तुम बैठने के लिए, फिर अनुमंडल के लिए। अभी भी 3 ही है। एक जिला में आप जिला परिषद चुन के भेजते हैं, चुन के भेजा होगा जिला परिषद, गांव के लोग चुन के भेजते हैं। उसके बाद प्रखंड स्तर पे प्रमुख को चुन के, जो आप पंचायत समिति का चुनाव करते हैं ना, जिसको जिताते उसी में से प्रमुख बन के वो ब्लॉक में रहता है। और तीसरा तो गांव स्तर पे आप मुखिया सरपंच को चुनते ही। अभी भी त्रिस्तरीय ही है, ठीक है, 4 स्तरीय नहीं। और यह किनकी देन है? तो बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुन लो, 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति कब बनाया गया? 1957, 1957 में, याद रखिएगा। और इसने त्रिस्तरीय ढांचा बनाने के नाम में देखो 3 लेटर, बलवंत राय मेहता, पहला बलवंत, दूसरा राय, तीसरा मेहता, यानी त्रिस्तरीय। नाम का जैव लेटर है, उतना याद रखना। अगर पूछेगा इनमें से किसने त्रिस्तरीय, तो 3 नाम का 3 पार्ट, बलवंत राय मेहता, ठीक है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। नगर निकाय जिला परिषद का होता है चुनाव, इसमें नहीं होता, गाँव वाला में। यहाँ पे तो वार्ड मेयर का चुनाव और जो वार्ड पार्षद जो अभी जो मर गई ना, एक चेयरमैन मर गई ना, चलो ऐसे भी कार्यकाल पूरा करके ही मरी, बीच में मरती तो फिर अब तो कार्यकाल खत्म ही है। चलो पूरा के मरी, लेकिन नहीं, ये बीच में मरती तो कोई और भी बनता। अब देखिए दूसरा है आपका GVK राव समिति, ठीक है। दूसरा समिति क्या है? GVK राव, दूसरा सॉरी अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ तक लिख लिए थे। हाँ चलिए। 1950 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की। 1959 में होगा, ठीक है, 1950 में, 1959 में, 1959 कर लीजिएगा। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिला से हुई? नागौर जिला। वो कहाँ पर है? राजस्थान में। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। सबसे पहले भारत में कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिला में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक है। तत्पश्चात 11 अक्टूबर और मात्र 9 दिन बाद 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के साद नगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। और दूसरा राज्य कौन सा है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई? तो आंध्र प्रदेश। प्रथम और द्वितीय इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम तो सबको पता रहता है राजस्थान से हुआ है, लेकिन द्वितीय
पूछने का संभावना बीपीएससी जैसे एग्जाम में ज़्यादा होगा। और यहाँ पूछेगा दूसरा जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरुआत हुई और कब हुई। तो 11 अक्टूबर 1959 को 9 दिन बाद कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। गांव का या जिला का नाम, प्रखंड का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन राज्य तक पूछ सकता है। अब आ जाइए, दूसरा समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। नाम में क्या ठो लेटर, तो ये 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किया, ठीक है, तरीका से याद रखिएगा। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, बीजेपी के द्वारा। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1978 में सौंपी और उसने क्या बोला कि नहीं, 3 स्तरीय नहीं होगा, 2 स्तरीय होगा, पहला पंचायत दूसरा जिला। लेकिन संजोग से उसकी सरकार गिर जाती है, फिर आ जाता है कांग्रेस की सरकार। फिर उसने एक कमेटी बनाई, GV राव समिति, और इसने 4th स्तरीय, देखो नाम में क्या तो लेटर, GV राव, 4, तो 4 स्तर की बात किया। इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के समय में योजना आयोग द्वारा GV राव अध्यक्षता में 1985 में गठन किया गया। इसमें योजना के विकेंद्रीकरण की बात की गई। पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यक्रमों के उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। अब आ जाइए लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। ये समिति आपको पूछ सकता है क्या चीज़ से संबंधित है, तो सारे समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मतलब लागू कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ रिकमेंड करता था, समिति बनाता था, रिपोर्ट आता था, बस सो जाता था। कोई कोशिश नहीं कर रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो। बस 1-2 जगह प्रैक्टिकली के लिए प्रयोग किया गया था शुरुआत में 1957 में, लेकिन बाद बाकी लोग समिति बना करके अपना चुपचाप शांत हो जाते थे। 1986 में लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अब क्या बात किया गया कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दो, नहीं तो कोई पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें खर्चा लगता है ना, और राज्य सरकार पैसा बचाना चाहती है, खर्चा करना चाहती नहीं है। तो कोई भी राज्य अपने मन से बिना इसको कानूनी रूप दिए हुए कोई करने वाला नहीं है। जब तक यह DPSP का पार्ट रहेगा, कोई राज्य इसको सही से लागू नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा देने की बात किस समिति में कहा गया, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। किस समिति में कहा गया, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, कि पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया जाए, संवैधानिक रूप दिया जाए। इससे पहले क्या चल रहा है, DPSP का पार्ट अनुच्छेद 40 के तहत मन होगा तो कोई राज्य चुनाव कराएगा, मन नहीं होगा तो नहीं कराएगा। बिहार और भी एक बार मुखिया सरपंच बना, वो लोग जो है 15-15 साल 20-20 साल रह जाता है, ठीक है, क्योंकि बीच में चुनाव होता ही नहीं था। 73वां संविधान संशोधन। अब देखिए 1986 के बाद समय आया 1992 ईस्वी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव। और उन्होंने सुधार कर दिया, संवैधानिक सुधार कर दिया। 24 अप्रैल, आज भी 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, कब पंचायत दिवस मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है।
यहाँ तक क्लियर है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि उसी दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग से चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है। इस अधिनियम संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई। यानी कई बार पूछेगा अनुच्छेद 243 क्या चीज से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। या पूछेगा इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243। अगर अनुच्छेद 40 रहे तब वो भी संबंधित है, कोई एक ऑप्शन में देगा आपको, चूंकि वो भी तो है, उसको भी हटाया नहीं गया। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत 243 से 243(9) तक पंचायती राज व्यवस्था संबंधित उपबंध किया गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में पूछा था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितनी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं। और उसमें कितने विषय जोड़े गए पंचायती राज व्यवस्था में? 29। यह विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा कि कितने विषय जोड़े गए 73वां संविधान संशोधन। यानी जो आपका टोटल पहले अनुसूची 8 ही था, नहीं, उसके बाद आगे चल करके अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है? 12। तो इसमें आपका 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची जो संबंधित है, 11वां संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से और 12वां संबंधित है नगर निकाय से। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को भी नहीं भूलिएगा। 11वीं पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तरीय और 12वीं नगर निकाय। 29 विषय कौन कौन से हैं? कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी। अब कई बार इस शब्द का हम लोग चर्चा करते, चकबंदी, हदबंदी, नहीं, तो ये सब जो भूमि सुधार जो कानून आए उससे जुड़े हुए शब्द हैं। यानी मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसका जमीन 2 कट्ठा यहाँ है, 2 कट्ठा रघुनंदनपुर में चला गया, 2 कट्ठा चला गया दादपुर में, 2 कट्ठा बेगूसराय में, 2 कट्ठा, ऐसे करके 25 जगह हो गया। नहीं, तो 25 जगह जाकर खेती करेगा, नुकसान होगा। तो सरकार ने नियम बनाया कि जिसका जमीन अलग अलग है उसको एक जगह दे दिया जाए। मतलब जिसके जमीन के पास, जिसका ज़्यादा जमीन पड़ रहा है ना, उस व्यक्ति को उसको दे करके मतलब इकट्ठा जमीन कर दिया जाए। ठीक है, जैसे 5 आदमी का जमीन जैसे मान के चलो है 2-2 कट्ठा, किसी एक को वहाँ का जमीन दे दो, फिर उसका जहाँ हिस्सा होगा वहाँ उसको दे देना। इस तरीक़ा से मतलब छोटा छोटा टुकड़ा किस में बदल जाएगा? बड़ा टुकड़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं चकबंदी। भूमि सुधार कार्य का मतलब बहुत सारे लोग के पास अब 200-200 बीघा जमीन था, तो उसके तो नियम बनाया गया था कि आप 5 बीघा या कुछ उससे ज़्यादा आप जमीन एक व्यक्ति के नाम से नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे नोटबंदी कार्यक्रम लगाया गया। नोटबंदी में कहा ना कि घर में आपको इतना रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जो भी बहुत सारा है, रातों रात आपको जो है नहीं, सब 2000 पहले तो 2000 था नहीं, 1000 ने बैन हुआ था, 500 और 1000 तो भूल गया लोग सब कि 1000 का भी हुआ करता नहीं। अब देखिए, सिंचाई संबंधित, पशुपालन संबंधित ये क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है? उसमें दिए हुए था डिजिटल करके कुछ था, तो डिजिटल लाइब्रेरी या कुछ करके था उसमें ऑप्शन में, तो वो संबंधित नहीं है। क्योंकि जब आपका देश आज़ाद हुआ या जब यह कानून बना 29 विषय, उस समय डिजिटल की तो बात ही नहीं थी, कंप्यूटर या डिजिटल साक्षरता की तो बात ही नहीं थी, इसीलिए वह विषय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं था। यह क्वेश्चन 67 बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा गया। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना जान लीजिए, जितना पढ़ा रहे उसी में से रहेगा। अब तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा वो तुम समझो, लेकिन रहेगा इसी में से। जो लोग अच्छे से समझ करके दिमाग लगा लेंगे उनसे बन जाएगा, जो नहीं लगा पाएंगे उनसे मुश्किल है। रटंत विद्या से यहाँ पे काम सिर्फ नहीं चलेगा, यहाँ आपके कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज होता है। पंचायतों की संरचना, वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है
वहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। 20 लाख से अधिक है आबादी, वहाँ 3 स्तर पे होगा, और जहाँ आबादी है 1 लाख, तो वहाँ 3 स्तर की जरूरत नहीं है। अब चले जाओ उधर चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम चले जाओ, नागालैंड चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, पूरा जिला में होगा 1-2 लाख आदमी, तो उसमें त्रिस्तरीय कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे राज्यों में 2 स्तर पे ही काम चल जाएगा। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में देख रहे हो कितनी आबादी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय। तो वैसे राज्य जिनकी आबादी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो, उनके लिए त्रिस्तरीय है पूरे राज्य में। आपका खाली पटना में 25 लाख प्लस आबादी है, अब बहुत सारे का राज्यों में नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश और उधर जाइएगा तो पूरे राज्य में भी आबादी 20 लाख नहीं पूरता है ही नहीं आबादी। चलिए, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत अधिकारी जो मेन होता है उसका मुखिया कहलाता है, और उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। जनता वोट करेगी तब वह जीतता है। मुखिया का चुनाव गाँव में होता होगा, गौरार में चुनाव होता होगा, दादपुर में उधर होता है, काजी रसलपुर में नहीं, मुखिया का चुनाव होता है। खाली रेलवे के क्रॉसिंग के बाद इधर नहीं होता है, बाकी तुम लोग के गाँव में भी होता है मुखिया। खंड स्तर पे पंचायत स्तर का जो पंचायत समिति होता है उसका चुनाव होता है, ठीक है। अधिकारी, ये मिस्टेक है, जिला पंचायत प्रमुख चेयरमैन, ये तो ठीक है। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होता है, सरपंच वो उधर ही था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये प्रधान मुखिया या सरपंच के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में जो है क्षेत्र पंचायत को हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति अध्यक्ष। क्या बोलते हैं? पंचायत समिति अध्यक्ष या प्रमुख, ठीक है। प्रमुख होता है ब्लॉक स्तर पे। आप जो पंचायत समिति चुनते हैं ना, तो प्रमुख वो सब लोग चुन करके एक को बनाता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। जिसमें आपका प्रतिनिधि उसको चुना वो अप्रत्यक्ष हो गया, जिसको आप डायरेक्ट चुने वो क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। जैसे प्रमुख हो गया, प्रमुख जनता नहीं चुनती है, जनता किसको चुनती है? पंचायत समिति अध्यक्ष, पंचायत समिति को फिर वो चुनता है। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते, हम लोग वोट किसको देते हैं? एमपी को वोट देते हैं, ठीक है। हम लोग राष्ट्रपति को नहीं चुनते, हम लोग एमपी को चुनते हैं, और एमपी राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पे हुआ। जनता डायरेक्ट वोटिंग जिसको ना दे अप्रत्यक्ष हुआ, और जिसको डायरेक्ट जनता वोट करके जीता है, जैसे मुखिया को, सरपंच को, विधायक को हम लोग डायरेक्ट वोट देते, एमपी को डायरेक्ट वोट देते, इसलिए वो चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष हो गया, समझ गए? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंग्लिश वाला समझा? बिहार में पंचायती राज, अब बिहार की बात आ गई तो थोड़ा सा देखो। बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। पारित तो कर दिया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही बिहार में, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में भी पंचायती राज प्रणाली की संकल्पना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। तो ये पूछ सकता है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन खोज के पूछता है। तो 1993 में जब भारत में हुआ तभी बिहार में भी हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम अभी वर्तमान में जो लागू है वह अधिनियम 2006 का है, नीतीश कुमार के आने के बाद, तब जाकर के लगातार चुनाव होना शुरू हुआ। मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार बिहार में 38 जिला है, और अंतिमा जिला कौन सा है? अरवल। किसको अलग हट करके बना है? जहानाबाद। 531 पंचायत समिति है,
और 8,442 क्या है, गांव मौजूद हैं। ठीक है, पूरे बिहार में। तो ये था आपका पंचायती राज व्यवस्था। इससे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस इसका देख लेते हैं।